हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। चलिए इस वीडियो में हम एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे बच्चों चैप्टर 2 से। राइट। इसके बाद हम और भी सीरीज डालते जाएंगे अदर चैप्टर्स से। और सेलेक्टेड एमसीक्यूज ही हम यहाँ पर रखेंगे जो आपके सीबीएसई, आईसीएसई और सभी एंट्रेंस एग्जाम में आपके लिए बहुत यूजफुल होंगे। सो आप बने रहें इस वीडियो में, एंड तक आप सभी एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करें, अच्छे से हमारे साथ साथ प्रैक्टिस करें। फर्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज द पोटेंशियल टू विच अ कंडक्टर इज रेज्ड डिपेंड्स ऑन। यानी एक कंडक्टर का जो पोटेंशियल होगा, जो रेज करेगा, वो किन चीजों पर डिपेंड करेगा। द अमाउंट ऑफ चार्ज, ज्योमेट्री एंड साइज ऑफ द कंडक्टर, बोथ ए एंड बी, यानी अमाउंट ऑफ चार्ज और ज्योमेट्री एंड साइज ऑफ द कंडक्टर दोनों पर, और नन ऑफ दीज, यानी इनमें से कोई भी नहीं। आप देखेंगे कि जो कंडक्टर का पोटेंशियल होता है बच्चों, वो जो है दोनों पर डिपेंड करता है, अमाउंट ऑफ चार्ज पर भी और ज्योमेट्री एंड साइज ऑफ द कंडक्टर पर भी, दोनों पर डिपेंड करता है। इसलिए यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन होगा बच्चों, वो हम करेंगे बोथ ए एंड बी, यानी दोनों पर डिपेंड करता है। इसके लिए हम हिंट भी देख सकते हैं। जैसे कि हम एक कैपेसिटर का एग्जांपल लेंगे। कैपेसिटर में आप देखेंगे कि पोटेंशियल डिफरेंस यानी पोटेंशियल का जो फॉर्मूला है यहाँ पर, वो होता है बच्चों क्यू बाई सी, यानी चार्ज पर यूनिट कैपेसिटेंस। तो यानी जो पोटेंशियल है बच्चों, वो चार्ज पर भी डिपेंड कर रहा है और कैपेसिटी पर भी, यानी कैपेसिटेंस पर भी कंडक्टर के। और जो कैपेसिटर है उसका कैपेसिटेंस उसकी ज्योमेट्री और उसके शेप पर, उसकी साइज पर भी डिपेंड करता है। तो इसीलिए इनडायरेक्टली हम कह सकते हैं जो पोटेंशियल है हमारा, वो अमाउंट ऑफ चार्ज और ज्योमेट्री एंड साइज ऑफ द कंडक्टर दोनों पर डिपेंड करता है। इसीलिए हमने यहाँ पर जो ऑप्शन को सिलेक्ट किया है वो किया है बोथ ए एंड बी। राइट। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज a dipole is placed in a uniform electric field. Its potential energy will be minimum when the angle between its axis and field is। यानी जो डाइपोल है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड में रखी हुई है, प्लेस है, उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो मिनिमम कब होगी। मिनिमम कब होगी यानी वो ओरिएंटेशन बताइए कि जो डाइपोल एक्सिस है और फील्ड में कितना एंगल होगा। यानी फर्स्ट ऑप्शन है 0, सेकंड ऑप्शन है पाई, थर्ड ऑप्शन इज पाई बाय 2, फोर्थ ऑप्शन इज 3 पाई बाय 2। सो हमें इनमें से कोई एक ऑप्शन को सेलेक्ट करना होगा कि किस ओरिएंटेशन में पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगी। आप अच्छे से जल्दी से गैस कीजिए क्या होगा। यहाँ पर स्टूडेंट जो आंसर होगा वो होगा 0। यानी डाइपोल एक्सिस और फील्ड के बीच में जो एंगल होगा वो 0 होगा अगर, तो पोटेंशियल एनर्जी जो है इलेक्ट्रिक डाइपोल की, वो उस सिचुएशन में मिनिमम होगी बच्चों। देखते हैं कैसे। मान लीजिए एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड में एक डाइपोल प्लेस है, यानी ये इस तरह, नेगेटिव दिस साइड एंड पॉजिटिव दिस साइड। यहाँ पर डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन होगी बच्चों नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज की तरफ। राइट। इस तरह डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एंगल होगा थीटा। और पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है माइनस पी कोस थीटा। यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी किस पर डिपेंड करेगी, एंगल पर। राइट। क्योंकि पी एंड ई तो कांस्टेंट रहेंगे, यहाँ पर डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड तो कांस्टेंट रहेंगे। हम यहाँ पर 1/1 इन एंगल्स की वैल्यू यहाँ पर थीटा की जगह पुट करते जाएंगे और यू की वैल्यू फाइंड आउट करते जाएंगे। हम देखेंगे कि फर्स्ट केस में यू की वैल्यू आएगी माइनस पीई। अगर हम पाई रखते हैं थीटा की जगह तो यू की वैल्यू आएगी प्लस पीई। और पाई बाय 2 के केस में यू की वैल्यू 0 और 3 पाई बाय 2 के केस में यू की वैल्यू 0। क्योंकि कोस पाई बाय 2 और कोस 3 पाई बाय 2 की वैल्यू 0 होती है। राइट। और cos 0 की वैल्यू होती है बच्चों 1। इसीलिए 0 के केस में पोटेंशियल एनर्जी होगी माइनस पी। तो अगर आप इन फोर वैल्यूज को कंपेयर करेंगे तो सबसे स्मॉल जो आएगी यू की वैल्यू वो होगी माइनस पी, क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव वैल्यू होगी। नेगेटिव वैल्यू 0 से भी स्मॉल होती है। इसीलिए हम कहेंगे कि यू जो है मिनिमम कब होगा, जब एंगल बिटवीन डाइपोल एक्सिस एंड फील्ड विल बी 0। ऑप्शन विल बी ए। राइट। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। In which of the states in which of the states shown in figure is potential energy of electric dipole maximum। बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है यहाँ पर। जैसे यहाँ पर कुछ हमें ये ऑप्शंस में ओरिएंटेशंस दी हुई हैं बच्चों। तो इनमें से हमें वो उस ओरिएंटेशन को या उस ऑप्शन को सेलेक्ट करना है जिस केस में पोटेंशियल एनर्जी हमारी मैक्सिमम होगी। यहाँ पर भी आप देखेंगे, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल मोमेंट के बीच में, हर केस में इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल मोमेंट के केस में क्या एंगल है। जैसे आप फर्स्ट ऑप्शन में देखेंगे डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन है -q2 + q और ई की है +q2 -q। यहाँ पर जो एंगल होगा, एंगल बिटवीन ई एंड पी, वो होगा 180 डिग्री। राइट। यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर जो एंगल होगा पी और ई के बीच में होगा मोर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री। राइट। क्योंकि पी की डायरेक्शन ये होगी, ई की डायरेक्शन ये होगी। राइट। यहाँ पर भी आप देखेंगे बच्चों, यहाँ पर ई
और P के बीच में, यानी डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में होगा एंगल 90 डिग्री, और यहाँ पर होगा बच्चों 0 डिग्री। सो इसी तरह हम पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्मूले में वैल्यू रख के पता लगाएंगे तो हमें ऑप्शन मिलेगा ए, यानी ए के केस में हमारी जो पोटेंशियल एनर्जी हो मैक्सिमम होगी। देखते हैं कैसे। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है माइनस पी कोस थीटा। अगर आप कोस थीटा में इन सब की वैल्यूज पुट करेंगे, यहाँ पर थीटा की वैल्यू पुट करेंगे, तो आप पाएंगे कि जो मैक्सिमम है पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू वो आएगी आपकी प्लस पी, और वो आएगी किस केस में, जब आपके इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल मोमेंट के बीच में जो एंगल है वो 180 डिग्री है। Right, so first orientation will be in that case when the potential energy will be maximum. So option A will be correct. Moving to fourth question. Right, next question में देखते हैं बच्चों क्या दिया हुआ है। A, B and C are 3 points in a uniform electric field. The electric potential is, यानी यहाँ पर एक डायग्राम है, यहाँ पर डायग्राम में एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है इस तरह, और यहाँ पर ये 3 पॉइंट्स हैं A, B एंड C। तो इन पॉइंट में पूछा गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज मैक्सिमम एट ए, मैक्सिमम एट बी, मैक्सिमम एट सी, और सेम एट ऑल द 3 पॉइंट्स ए, बी एंड सी। तो इनमें से जल्दी से गेस कीजिए क्या आंसर होगा बच्चों। पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो ए पर मैक्सिमम होगा, बी पर मैक्सिमम होगा, सी पर मैक्सिमम होगा, या तीनों पॉइंट्स पर सेम होगा। ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसका मतलब ये नहीं है कि बच्चों के पोटेंशियल भी हमारा यूनिफॉर्म होगा, यानी सभी जगह सेम होगा। तो जल्दी से गैस कीजिए। राइट, इसका ऑप्शन जो होगा बच्चों, इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा मैक्सिमम एट पी, यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बी पर मैक्सिमम होगा। कैसे देखते हैं बच्चों, एक रिलेशन हमने पढ़ा है बच्चों, जिसमें हम देखते हैं कि एक रिलेशन होता है माइनस डी वी बाई डी आर इक्वल्स टू ई, यानी जो हमारा पोटेंशियल होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वो डिक्रीज करता है इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ इस तरफ चलेंगे सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू डिक्रीज होती जाएगी। सो इसके हिसाब से जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो होगी बी पर, यानी यहाँ पर भी देखेंगे आप लिखा हुआ है द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिक्रीजेज इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। सो इन दिस वे वी बी will be greater than VC and will be greater than VA. So maximum जो होगा वो B पर होगा, ठीक है, उसके बाद C पर, उसके बाद A पर। So option will be B. Option B will be correct. Maximum at B. Potential जो है वो maximum होगा B पर। Right? Moving to next question. The energy stored in a capacitor of a capacitance C and potential V is given by. ये तो formula based question है, simple. तो यहाँ पर ऑप्शन होंगे हाफ सी वी, 1/2 c स्क्वायर वी स्क्वायर, 1/2 सी वी स्क्वायर, 1/2 सी स्क्वायर वी। सो ये तो फॉर्मूला हमें डायरेक्ट याद करना होगा एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर का, अच्छे से याद कर लीजिए, इस पर न्यूमेरिकल भी बनते हैं बच्चों। सो यहाँ पर जो ऑप्शन होगा वो होगा हाफ सी वी स्क्वायर। एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर की डेरिवेशन भी है, वहाँ से जो फॉर्मूला हमारा ऑप्टेन होता है वो होता है बच्चों हाफ सी वी स्क्वायर, यानी कैपेसिटर में कितनी एनर्जी स्टोर्ड होती है उसके लिए फॉर्मूला है हाफ सी वी स्क्वायर। आप देखेंगे कि एक रिलेशन होता है Q इक्वल्स टू सी वी, है ना, यहाँ से आप देखेंगे Q इक्वल्स टू सी वी। तो अगर आप Q इक्वल टू सी वी, यानी सी वी की जगह यहाँ पर आप Q रखेंगे तो हमें दो फॉर्मूले और भी मिल जाएंगे। राइट, ये दोनों फॉर्मूले बच्चों बहुत काम आएंगे। यहाँ पर हमें पोटेंशियल इसके एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर के 3 फॉर्मूले याद रखने हैं, हमें 3 फॉर्मूले याद रखने हैं, हाफ सी वी स्क्वायर, हाफ क्यू वी एंड हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी। सो अगर नेक्स्ट टाइम किसी ऑप्शन में अगर इन दोनों में से कोई हो तो आप उसको सेलेक्ट करेंगे। राइट, सो ये तीनों फॉर्मूले आप याद कर लें। सो यहाँ पर ऑप्शन सी जो होगा वो करेक्ट होगा। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, in the case of a charged metallic sphere, potential V changes with respect to distance r from the center as। यानी मेटेलिक स्फीयर के केस में हमें बेसिकली पोटेंशियल और डिस्टेंस के बीच में ग्राफ बनाना है। यहाँ पर जो ऑप्शंस हैं वो हमें दिए हुए हैं, यहाँ पर हमें जो इसके लिए जो ग्राफ होगा, इसके लिए कोरस्पॉन्डिंग जो ग्राफ होगा उसको हमें सेलेक्ट करना है, जो यहाँ पर प्रॉब्लम दी हुई है। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो यहाँ पर जो ऑप्शन होगा, यहाँ पर जो ग्राफ होगा V वर्सेस R का, वो होगा बच्चों B। यहाँ पर बी ऑप्शन होगा। कैसे होगा समझते हैं बच्चों। एक्चुअली क्या होता है कि जो मेटेलिक स्फीयर है, मेटेलिक स्फीयर, चार्ज मेटेलिक स्फीयर जो कि इलेक्ट्रीफाइड है, उस केस में इनसाइड स्फीयर जो पोटेंशियल होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वो कांस्टेंट होता है ना, वो जीरो नहीं होता, वो कांस्टेंट होता है। इसीलिए आर वैल्यू तक, यानी जो देखेंगे यहाँ पर आप देखेंगे कांस्टेंट रहेगा इस तरह पैरेलल टू आर एक्सिस यहाँ तक। राइट, अगर हमारा पॉइंट स्फीयर के बाहर आ जाता है, राइट, और वो फिर अवे जाता है स्फीयर से, सो उस केस में आप देखेंगे कि जो पोटेंशियल का फॉर्मूला होगा वो होगा Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, यानी जो पोटेंशियल है वो आर पर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा आर के। राइट, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल केस में जो हमारा ग्राफ होता है वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला टाइप ग्राफ होता है।
सो आउटसाइड आर यानी आउटसाइड स्फीयर जो ग्राफ होगा वो इस तरीके का होगा। सो इसीलिए यहाँ पर आप देखेंगे इनिशियली जो होगा स्फीयर के इनसाइड वो पोटेंशियल कांस्टेंट होगा, उसके बाद फिर वो डिक्रीजिंग होगा, इस तरह रेक्टेंगुलर हाइपरबोला टाइप ग्राफ होगा। सो यहाँ पर जो ऑप्शन बी होगा वो करेक्ट होगा। राइट, मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इनसाइड चार्ज स्फेरिकल शेल। यानी एक चार्ज स्फेरिकल शेल है, उसके इनसाइड अंदर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है और इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसकी वैल्यू क्या होंगी यहाँ पर हमें ऑप्शन में दी हुई है, उनमें से एक हमें करेक्ट सही ऑप्शन चूज करना है बच्चों। सो यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर याद रखना बच्चों हमेशा कि जो एक मेटेलिक स्फीयर है या कंडक्टर है उसके इनसाइड चार्ज मेटेलिक स्फीयर है, उसके इनसाइड जो है इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा जीरो होता है। सो यहाँ पर आप देखेंगे कि ऑप्शन ए और बी में ई इक्वल टू जीरो दिया हुआ है, सो इनमें से कोई एक होगा। अब हम देखेंगे पोटेंशियल, पोटेंशियल इनसाइड कभी भी जीरो नहीं होता बच्चों, ठीक है, पोटेंशियल जीरो नहीं होता है। तो इसलिए यहाँ पर जो ऑप्शन बी होगा वो हमारा करेक्ट होगा। यानी इनसाइड इनसाइड स्फेरिकल शेल चाहे वो चार्ज हो उसमें ई की वैल्यू जीरो होगी लेकिन पोटेंशियल की वैल्यू जीरो नहीं होगी। सो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। राइट, मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इलेक्ट्रिकल कैपेसिटी ऑफ अर्थ इज, ऑप्शन है 1 फैरड, 1 माइक्रोफैरड, 711 माइक्रोफैरड एंड 10 फैरड। सो यहाँ पर जो ऑप्शन होगा ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। यानी अर्थ की जो इलेक्ट्रिकल कैपेसिटी है बच्चों वो होती है अप्रोक्सीमेटली 711 माइक्रोफैरड। अब ये कैसे कैसे हमने ये ऑब्टेन की, तो उसके लिए आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा बच्चों कि किसी भी स्फेरिकल कंडक्टर की अगर हमें कैपेसिटी निकालनी होती है, किसी भी स्फेरिकल कंडक्टर की हमें कैपेसिटी निकालनी होती है, तो फॉर्मूला होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। राइट, आर होती है उस स्फेरिकल कंडक्टर की रेडियस। सो अगर हम अर्थ हालांकि परफेक्ट स्फीयर नहीं है लेकिन हम एज्यूम कर लेते हैं कि वो परफेक्ट स्फीयर है और इस फॉर्मूले को वहां पर हम इम्प्लीमेंट करते हैं, अप्लाई करते हैं, आर की जगह हम अर्थ की रेडियस रख देंगे, यानी 6400 किलोमीटर जो रेडियस होती है। और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू में पता है, अगर इन दोनों वैल्यूज को हम पुट करने के बाद सी की वैल्यू निकालेंगे तो वो अप्रोक्सीमेटली 711 माइक्रोफेरेड ही आएगी। सो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। राइट, मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। Next question is on reducing potential across a capacitor, its capacitance remains same, increases, decreases and none of above। यानी अगर आप किसी कैपेसिटर का पोटेंशियल रिड्यूस करते हैं तो क्या उसका कैपेसिटेंस चेंज होगा, यानी वो सेम रहेगा, इंक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा या इनमें से कोई भी नहीं। सो यहाँ पर आप देखेंगे वो सेम रहेगा, क्योंकि जो कैपेसिटेंस है किसी भी कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस है बच्चों वो कांस्टेंट होता है। जैसे कि 2 फैरेड का अगर हमारे पास कैपेसिटर है तो वो 2 फैरेड का ही रहेगा। राइट, जैसे कि कोई रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस जो है हमारे पास 2 ओम का रेजिस्टेंस है तो वो कांस्टेंट रहता है। इसी तरह जो कैपेसिटेंस है वो ज्योमेट्री और साइज पर डिपेंड करता है जो कि हमारा कांस्टेंट रहता है। तो इसी तरह जो हमारा कैपेसिटेंस है वो पोटेंशियल पर या चार्ज पर डिपेंड नहीं करता। अगर आपका पोटेंशियल चेंज हो रहा है इसका मतलब चार्ज हमारा जो है वो मतलब चेंज हो रहा है, लेकिन कैपेसिटेंस जो है वो सेम रहेगा, रिमेन सेम रहेगा किसी भी कैपेसिटर का। राइट, मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। द रिलेशन बिटवीन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के एंड इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी, इसको हम काई बोलते हैं, काई एक्स की तरह होती है कुछ कुछ, इसको हम काई बोलते हैं, सिंबल है काई ऑफ अ मटेरियल इज। यानी हमें डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी के बीच में रिलेशन बताना है। एक डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। यहाँ पर ऑप्शन है के इक्वल्स टू काई, के इक्वल्स टू 1 प्लस काई, काई इक्वल्स टू 1 प्लस के एंड नन ऑफ अबव। सो यहाँ पर आपको सिंपल फॉर्मूला याद रखना है बच्चों। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये एंट्रेंस में पूछा जा सकता है। सो यहाँ पर जो रिलेशन होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा के इक्वल्स टू 1 प्लस काई। यानी दिस इज अ रिलेशन बिटवीन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एंड इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी। इसके ऊपर एक 1 मार्क्स में न्यूमेरिकल भी बन सकता है। राइट, इसी तरह आप सभी एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करते रहिए, हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे बहुत अच्छे अच्छे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। Thanks again. Thanks for watching PPC.